हेलो। और आज के इस खास विश्लेषण में आपका स्वागत है। चलिए बिना किसी देरी के सीधे इतिहास के एक बेहद भावुक पन्ने को पलटते हैं। एक पल के लिए अपनी आंखें बंद कीजिए और इस नज़ारे की कल्पना कीजिए। तारीख है 17 जून 1631। बाहर मूसलाधार बारिश हो रही है, लेकिन हवा में एक अजीब सी भारी कर देने वाली खामोशी छाई है। हम एक शाही खेमे के बाहर खड़े हैं और अंदर अंदर कुछ ऐसा हो रहा है जो वास्तुकला की पूरी दुनिया को हमेशा के लिए बदल कर रख देगा। बुरहानपुर के इस खेमे के अंदर हिंदुस्तान के सबसे ताकतवर इंसान मौजूद हैं, बादशाह शाहजहां। वो बादशाह जिनके महज एक इशारे पर तख्त हिल जाया करते थे, आज वो एक बच्चे की तरह फूट फूट कर रो रहे हैं। उनके ठीक सामने उनकी सबसे अजीज बेगम मुमताज महल अपनी जिंदगी की आखिरी सांसें गिन रही हैं। ये पल सच में दिल चीर देने वाला है। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर इस भयानक त्रासदी की वजह क्या थी। दरअसल मुमताज महल अपने 14वें बच्चे, जी हाँ 14वें बच्चे गौहर आरा को जन्म दे रही थी और इसी दौरान उनकी हालत बहुत ज्यादा बिगड़ गई। बादशाह का हाथ बेगम के हाथ में है। ये एक ऐसा दर्दनाक और भारी पल है जो आगे चलकर इस पूरी ऐतिहासिक कहानी की नींव रखने वाला है। अपनी टूटती और मध्यम पड़ती आवाज में मुमताज महल ने बादशाह से एक आखिरी वादा मांगा, एक ऐसी ख्वाहिश जिसने सबको हैरान कर दिया। उन्होंने कहा, एक ऐसा मकबरा जो दुनिया ने पहले कभी ना देखा हो। और बस फिर हमेशा के लिए खामोशी छा गई। और यहीं से शुरू हुआ एक शोक में डूबे बादशाह के अथाह दुख का वास्तुकला के एक ऐसे भव्य जुनून में बदलने का सफ़र जिसकी मिसाल आज तक नहीं मिलती। तो चलिए कहानी के पहले भाग यानी इस दिव्य दृष्टिकोण की तरफ बढ़ते हैं। एक पूरा साल बीत चुका है और अब हम आगरा में हैं। बादशाह का वो गहरा दुख अब एक अटल इरादे में बदल चुका है। पारस, तुर्की और पूरे हिंदुस्तान के कोने कोने से बेहतरीन वास्तुकारों को बुलाया गया है, लेकिन बादशाह की आंखों में कोई भी नक्शा जंच नहीं रहा है। तभी उस्ताद अहमद लाहौरी आगे आते हैं और आखिरकार उनका बनाया हुआ नक्शा ही बादशाह की आंखों में वो खोई हुई चमक वापस ला पाता है। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि इस डिजाइन को कभी भी सिर्फ एक इमारत नहीं माना गया था। इसे नाम दिया गया रोज़ा-ए-मुन्नवर यानी जगमगाता हुआ मकबरा। इसका इकलौता मकसद था जन्नत के अक्स को या कह लीजिए स्वर्ग के पूरे स्वरूप को हूबहू हमारी इस जमीन पर उतार लाना। ये कोई मामूली सोच नहीं थी दोस्तों, ये सचमुच धरती पर स्वर्ग बनाने की एक जिद थी। अब आते हैं दूसरे भाग पर, जहां प्रकृति को सीधे चुनौती दी गई। देखिए, डिजाइन तो मिल गया, लेकिन इसे हकीकत में बदलना वो बहुत ही क्रूर और मुश्किल काम था। जो जमीन चुनी गई थी वो राजा जय सिंह की थी और ये जमीन यमुना नदी के बिल्कुल किनारे स्थित थी, मतलब पूरी तरह से रेतीली और दलदली जमीन। तो यहाँ एक बहुत बड़ा और जायज़ सवाल खड़ा होता है, क्या नदी किनारे की ये नरम, हर पल खिसकती हुई गीली मिट्टी कभी भी इतने भारी भरकम पत्थर के स्मारक का वजन सह पाएगी? जरा सोचिए, नदी के किनारे इतनी विशाल और भारी इमारत का निर्माण करना, ये तो सीधे सीधे किसी भयंकर तबाही को दावत देने जैसा था, है ना? लेकिन जनवरी 1632 में इस उलझन को सुलझाने के लिए एक ऐसी कमाल की इंजीनियरिंग तकनीक अपनाई गई जो आज भी अचंभित करती है। कुदालों की आवाज़ों के बीच कारीगरों ने जमीन के नीचे बहुत गहरे कुएं खोदने शुरू किए। फिर हजारों मजदूरों ने दिन रात एक करके इन कुओं को ईंट, पत्थर और चूने से भर दिया। लेकिन रुकिए, इस पूरी प्रक्रिया का जो बेस था, यानी सबसे निचला हिस्सा, वो सबसे अनोखा था। यहाँ जो वैज्ञानिक चमत्कार हुआ वो सच में आपका दिमाग घुमा देगा। नींव के सबसे निचले हिस्से में आबनूस और साल की लकड़ी के लट्ठे डाले गए। अब आप कहेंगे कि लकड़ी तो पानी में सड़ जाती है। बिल्कुल, सामान्य लकड़ी सड़ जाती है, लेकिन आबनूस और साल की ये विशेष लकड़ियां ये यमुना की नमी को सोखकर समय के साथ और भी ज्यादा मजबूत होती जाती हैं। मतलब यमुना का जो पानी इस इमारत के लिए सबसे बड़ा खतरा था, उसी को इस मकबरे की रगों में दौड़ने वाली ताकत बना दिया गया। एकदम मास्टर स्ट्रोक। चलिए अब तीसरे भाग की ओर मुड़ते हैं, एक वैश्विक उद्यम। ये सिर्फ कोई आम स्थानीय इंजीनियरिंग का कमाल नहीं था, बल्कि लॉजिस्टिक्स का एक ऐसा भयंकर वैश्विक चमत्कार था जिसके लिए बादशाह ने अपने खजाने के दरवाजे सचमुच पूरी तरह से खोल दिए थे। जरा इस नंबर पर गौर कीजिए, 1000। मकराना, राजस्थान से सबसे शुद्ध सफ़ेद संगमरमर लाने के लिए आसमान में जो धूल का गुबार उठ रहा था ना, वो किसी आंधी का नहीं था,
वो पूरे 1000 हाथियों का विशाल काफला था जो सैकड़ों मील दूर से उस सफेद पत्थर की भारी भरकम चट्टानें खींचकर ला रहा था। जरा उस नज़ारे की कल्पना कीजिए। और सिर्फ सफेद पत्थर ही नहीं, इस पत्थर में रंग भरने के लिए तो मानो पूरी दुनिया की दौलत जुटाई जा रही थी। चीन से खूबसूरत हरा जेड मंगाया गया, तिब्बत से फिरोजा, अफगानिस्तान की वादियों से लैपिस लाजुली और अरब से मूंगा। पूरी दुनिया के शाही खजाने खाली किए जा रहे थे, महज इसलिए ताकि इन बेजान सफेद पत्थरों के बीच एक रंगीन धड़कती हुई जान फूंकी जा सके। और ये सब मिलाकर पूरे 28 अलग अलग तरह के बेशकीमती और अर्धकीमती रत्न आगरा के बाजारों में उतारे जा रहे थे। ऐसा लग रहा था मानो बादशाह ने कसम खा ली हो कि वो स्वर्ग को धरती पर उतार कर ही दम लेंगे, और इसके लिए दुनिया की कोई भी कीमत उन्हें बड़ी नहीं लग रही थी। आगे बढ़ते हैं हमारे चौथे भाग की तरफ, सफेद संगमरमर में बुने गए भ्रम। जैसे जैसे इमारत अपना आकार ले रही थी, हमारा ध्यान इसके ऊपरी हिस्से पर जाता है, वो मुख्य गुंबद। उसे बनाने और सजाने के लिए जिस मानसिक और कलात्मक कौशल की जरूरत थी, यकीन मानिए वो किसी जादू से कम नहीं है। ये जो विशाल सफेद गुंबद आप देखते हैं, इसे बनाना इंसानी हाथों के लिए लगभग नामुमकिन सा लगता था। एक बहुत ही मशहूर अफवाह ये भी है कि बास कम पड़ जाने की वजह से गुंबद तक पहुंचने के लिए जो मचान या स्कैफोल्डिंग बनाई गई थी, वो पूरी की पूरी ठोस ईंटों से बनी थी। ऊंचाई इतनी ज्यादा थी कि नीचे जमीन से देखने पर ऊपर काम कर रहे मजदूर सच में छोटी छोटी चींटियों जैसे दिखाई देते थे। अब जरा इस कलाकारी को देखिए। इसे कहते हैं पिएत्रा ड्यूरा। आसान भाषा में कहूं तो ये सफेद संगमरमर के अंदर काले पत्थर को जड़ने की एक बेहद बारीक नक्काशी है, और ये इतनी बारीकी से की गई है कि देखने में बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे किसी ने सफेद कागज पर स्याही से कुछ लिख दिया हो। पत्थर को काटकर इस स्तर की सटीकता पाना, ये अपने आप में एक बहुत ही नाजुक और हैरान करने वाला काम था। और इसके ऊपर अमानत खान शिराजी की इस कैलीग्राफी यानी सुलेख को देखिए। ये विज्ञान और कला का एक एकदम परफेक्ट संगम है। उन्होंने क्या किया कि नीचे के अक्षरों को छोटा रखा, और जैसे जैसे अक्षर गुंबद की तरफ ऊपर जाते गए, उन्हें बहुत बड़ा उकेरा गया। नतीजा, जब आप नीचे खड़े होकर इसे देखते हैं तो ऑप्टिकल इल्यूजन यानी दृष्टि भ्रम के कारण आपको सारे अक्षर बिल्कुल एक ही साइज के दिखाई देते हैं। सच में ये इंसानी नज़र के साथ खेला गया एक जीनियस मास्टर स्ट्रोक है। अब हम अपने अंतिम भाग की ओर आ गए हैं, अंतिम उत्कृष्ट कृति। चलिए अब थोड़ा ठहरते हैं, क्योंकि अब हम साल 1653 में पहुंच चुके हैं। निर्माण का वो लंबा, थका देने वाला लेकिन ऐतिहासिक सफर अब आखिरकार अपनी मंजिल तक पहुंच चुका है। जरा इस टाइमलाइन पर नजर डालिए। 1631 के उस मनहूस और दुखद दिन से शुरू होकर 1632 में नदी के किनारे उस जटिल और मुश्किल नींव को खोदने की शुरुआत, और आखिरकार 1653 में इस बेमिसाल स्मारक का पूरा होना। इस पूरे सपने को हकीकत में बदलने के लिए पूरे 22 साल, जी हाँ 22 साल का अटूट समर्पण लगा था। और इस पूरी कहानी का जो सबसे बड़ा मानवीय पहलू है, वो है ये नंबर 20,000। इस अद्भुत कृति को खड़ा करने में 20,000 समर्पित मजदूरों, कारीगरों और कलाकारों का पसीना, उनका हुनर और उनकी दिन रात की मेहनत लगी है। ये कोई आम इमारत नहीं है, बल्कि उन हजारों लोगों के समर्पण का एक जीता जागता खड़ा हुआ सबूत है। और सबसे दिलचस्प बात तो ये है कि ये स्मारक ऐसा लगता है मानो सांस ले रहा हो, जीवित हो। यमुना के किनारे खड़ा ये संगमरमर दिन के हर पहर के साथ अपना रंग बदलता है। सुबह की पहली किरण के साथ ये एकदम नर्म गुलाबी दिखाई देता है। दोपहर की तेज धूप में ये चकाचौंध करने वाला शुद्ध सफेद हो जाता है, और फिर चांदनी रात में तो ये जैसे सुनहरे रंग में नहाया हुआ लगता है। कहते हैं ये मुमताज महल की आत्मा और उनकी खूबसूरती को दर्शाने का ही एक नायाब तरीका है। अब जरा इस दृश्य को अपने मन में लाइए। एक बूढ़े, कमजोर हो चुके शाहजहां, जिनकी दाढ़ी अब पूरी तरह सफेद हो चुकी है, वो अपनी आंखों के सामने इस मुकम्मल हुई इमारत को, जन्नत के इस तैयार दरवाजे को निहार रहे हैं। उन्हें देखकर ऐसा लगता है जैसे आखिरकार उनके बेकरार दिल को शांति मिल गई हो, क्योंकि उन्होंने अपनी बेगम से किया हुआ अपना वादा निभा दिया था। सदियां बीत जाएंगी, बड़े बड़े साम्राज्य उठेंगे और गिर जाएंगे, लेकिन ये पत्थर हमेशा इसी तरह उस शाश्वत प्रेम की गवाही देते रहेंगे। तो आज के इस विश्लेषण को खत्म करते हुए मैं आपके लिए एक विचार छोड़कर जाना चाहती हूँ। मानवीय भावनाओं,
बेहतरीन इंजीनियरिंग और इतिहास के इस बेजोड़ संगम को देखने के बाद आपको क्या लगता है, मानवता आगे ऐसी कौन सी विरासत का निर्माण करेगी जो खुद समय को भी मात दे दे? सोचने वाली बात है ना? आज के इस विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।